हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा जो टॉपिक चल रहा है जिसका नाम है बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट का प्रोहिबिशन। राइट, तो इस एक्ट का नाम है प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट 1988। इस वीडियो के अंदर आज हम देखने वाले हैं, जैसा कि आपको टाइटल दिख रहा होगा, कि इस एक्ट के अंदर अथॉरिटीज कौन होती है, यहाँ पर एडजुडिकेशन कैसे होता है, अटैचमेंट करने के लिए यहाँ पर क्या प्रोविजंस हैं, और इतना ही नहीं, क्या प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट भी किया जा सकता है। यस, तो इन तीनों चारों चीजों के बारे में आज इस वीडियो के अंदर हम समझने वाले हैं। बेसिक जो वीडियोस हैं वो हम ऑलरेडी 2 बना चुके हैं, जिसके अंदर हमने कॉन्सेप्ट समझा है कि बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर क्या क्या है, बेनामी प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है, बीटी यानी कि बेनामी ट्रांजैक्शंस क्या होता है, ये हम ऑलरेडी देखकर आ चुके हैं। ये वीडियो मोर ऑफ अ प्रोसीजरल चीजें हम यहाँ पर समझने वाले हैं कि यहाँ पर अथॉरिटीज कैसे काम करती है, अथॉरिटी में कौन कौन आता है, यहाँ पर एडजुडिकेशन कैसे होता है, उसका प्रोसेस क्या है, कॉन्फिस्केट करने के लिए क्या है, एप्लीकेशन कब देना है, कितना टाइम लिमिट है, ये सब चीजें यहाँ पर हम समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर अथॉरिटीज और ये सब काम कैसे होते हैं। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों यहाँ पर बात चल रही है बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट्स के बारे में, बराबर है। तो यहाँ पर ट्रांजैक्शंस के बारे में और एक्ट तो एक ही है। सो बेनामी प्रॉपर्टी और बेनामी ट्रांजैक्शन, इन दोनों के बारे में हमने डेफिनेशंस ऑलरेडी हम समझ के आए हैं। थोड़ा सा उसको हम फ्लो में लाने के लिए आपको बता देता हूं। बेनामी प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है? बेनामी प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी जो ऐसे ट्रांजैक्शन का पार्ट हो। राइट, सिंपल सी बात है। एक ट्रांजैक्शन है जो बेनामी ट्रांजैक्शन है, उस ट्रांजैक्शन में जो प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है उसको हम यहाँ पर बेनामी प्रॉपर्टी कहते हैं। बट इसकी और भी डेफिनेशन होगी ना? तो यस, उन्होंने बोला कि एक पर्सन, सिंपल सी बात है, नाम देता है, दूसरा पर्सन, सिंपल सी बात है, यहां पर पैसा देता है। ठीक है, तो नाम देने वाला और पैसा देने वाला दोनों एक पर्सन नहीं है, बल्कि दोनों डिफरेंट डिफरेंट पर्सन है। मिस्टर ए ने बोला कि आप मेरे नाम पे प्रॉपर्टी खरीद लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पैसा भले ही आप दे देना। राइट, तो अब इसमें एक्चुअल ओनर कौन होगा? तो बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट ही कहता है कि जो पैसा देता है वो इसका एक्चुअल ओनर होता है। तो मिस्टर ए यहां पर क्या एक्चुअल ओनर होंगे? नहीं, यहां पर मिस्टर ए सिर्फ बेनामीदार है, क्योंकि उन्होंने अपना नाम दिया है। और यहां पर जिसने पैसा दिया है, मिस्टर बी है, वो यहां पर एक्चुअल ओनर हो जाएंगे। सर, इस ट्रांजैक्शन में गलत क्या है? आप इसको बेनामी ट्रांजैक्शन क्यों बोल रहे हो? हमें कोई दिक्कत नहीं है अगर ये दोनों ट्रांजैक्शन करने वाले इंसान जो है ये एकदम नोन तरीके से पैसा, यानी कि जो पैसा ट्रेसेबल हो, जो पैसा नोन हो, जिसका सोर्स पता चल रहा हो, ऐसे पैसे से प्रॉपर्टी खरीदते हैं एंड दे आर एबल टू प्रूव कि 2 नंबर का पैसा नहीं है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बेनामी ट्रांजैक्शन नहीं होगा। राइट, दोनों एक्चुअल पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन नहीं है, और आर्टिफिशियल पर्सन है भी तो वहां पर, जैसे फॉर एग्जांपल फर्म है, कंपनी है, कोई दूसरा पर्सन भी है आर्टिफिशियल पर्सन, तो वो जेन्युइन होना चाहिए, वो यहाँ पर फिक्टिशियस पर्सन नहीं होना चाहिए। तो अगर ये चीजें सही चलती है तो इसको बेनामी ट्रांजैक्शन नहीं बोलेंगे। बट अगर हम डेफिनेशन देखेंगे तो डेफिनेशन यही बोली जाएगी कि वन पर्सन इज पेइंग फॉर द प्रॉपर्टी एंड अदर पर्सन के नाम पर जब प्रॉपर्टी ली जा रही है तो उसको हम बेनामी ट्रांजैक्शन कहेंगे, अगर अननोन सोर्स से उस पैसे से अगर उस प्रॉपर्टी को खरीदा जा रहा है। तो अननोन चीज होनी चाहिए, तभी यहां पर बेनामी ट्रांजैक्शन होता है। क्या अननोन होना चाहिए? देखिए, या तो नाम देने वाला अननोन है या फिक्टिशियस पर्सन है, या तो पैसे देने वाला अननोन है या फिर फिक्टिशियस पर्सन है। जो पैसा दिया जा रहा है वो अननोन सोर्स से आ रहा है, तो भी यहाँ पर बेनामी ट्रांजैक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेनामी प्रॉपर्टी और बेनामी ट्रांजैक्शन का हमने थोड़ा सा बेसिक वापस से रिवाइज किया, जो हम प्रीवियस वीडियोज में डिटेल्ड में देखकर आए हैं। अब इस वीडियो में हमें बात क्या करनी है? यहाँ पर बात करनी है कि ये एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी आखिरकार यहाँ पर कौन होता है। तो उन्होंने बोला कि सबका माई बाप यहाँ पर कौन है? एक ही पर्सन है, वो है सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर नोटिफिकेशन के साथ में एक या एक से ज्यादा एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी को अपॉइंट कर सकती है, और ये पावर उसके पास में सेक्शन नंबर 7 के साथ में दी गई है। ठीक है, तो अथॉरिटी में कौन कौन होगा? तो उन्होंने बोला कि एक चेयरपर्सन होगा और 2 मेंबर्स होंगे, एटलीस्ट 2 मेंबर्स चाहिए हमको अथॉरिटी के अंदर। ठीक है, तो चेयरपर्सन कौन होना चाहिए, मेंबर्स है वो कौन होना चाहिए, क्या कोई यहाँ पर क्वालिफिकेशन है क्या हमारे पास में? तो उन्होंने बोला यस, पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज द चेयरपर्सन और अ मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी अनलेस ही, मतलब उसको ये तो होना ही पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? He has been a member of Indian Revenue Services, यानी कि IRS,
and has held the post of Commissioner of Income Tax or equivalent post in that service, or has been a member of Indian Legal Service and has held the position of Joint Secretary or equivalent post in that service. इनका कहना है कि कोई भी पर्सन क्वालिफाई नहीं है, बस यही लोग क्वालिफाइड है चेयरपर्सन या मेंबर बनने के लिए। किसका? एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी का। कहाँ की एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी है? बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर। सो बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट को संभालने वाले लोग कौन होंगे? तो उन्होंने बोला या तो ILS या तो IRS, ठीक है, इन दोनों का मेंबर होना चाहिए। अगर आप IRS के मेंबर हो तो आप कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स की पोस्ट पे हो या इक्विवेलेंट पोस्ट पे हो, और अगर आप ILS के से तो जॉइंट सेक्रेटरी या फिर इक्विवेलेंट पोस्ट के हो। अगर आप ये हो तो ही आप यहाँ पर चेयरपर्सन या फिर आप मेंबर बनने की ताकत यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। तो ये बात तो हो गई, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी में चेयरपर्सन 2 मेंबर आएंगे और उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है। अब सेक्शन नंबर 10 क्या बोल रहा है? बेंचेस क्रिएट होती है। बेंचेस क्रिएट होती है मतलब कोई भी केस सामने आया तो यहाँ पर सबके सब लोग तो नहीं बैठ जाएंगे ना, यहाँ पर एक बेंच क्रिएट की जाएगी जो आपका केस सुनेगी, ठीक है। तो वो जो बेंच है उसका कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर कैसे होना चाहिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात आती है यहाँ पर तो ऑब्वियसली यहाँ पर बेंच को बनाने वाला इंसान कौन है? चेयरपर्सन है, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी का जो यहाँ पर चेयरपर्सन है वो बोलेगा कि मैं 2 मेंबर की यहाँ पर बेंच क्रिएट करता हूँ। ये बेंच जनरली दिल्ली में बैठेगी, दिल्ली में नहीं बैठेगी तो दूसरे एरियाज के आप नाम बता दो, और चेयरपर्सन जिसको चाहे एक मेंबर को फ्रॉम वन बेंच टू अनदर बेंच वो ट्रांसफर कर सकता है, ये उसके पास में पावर है। सारे पॉइंट मैंने कवर कर लिए, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, ये आप देख सकते हैं। विथ 2 मेंबर्स इन दिल्ली, ऑर्डिनरली वहाँ बैठता है, बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट जहाँ जगह बताए वहाँ बैठ सकते हैं। एरियाज इन रिलेशन टू विच जुरिसडिक्शन टू बी एक्सरसाइज टू बी स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी कि ये बेंच किस एरिया में यहाँ पर जुरिसडिक्शन कर सकती है। सबके एरियाज डिवाइडेड होते हैं ऑब्वियसली, और CP चाहे उसको एक जगह से दूसरी जगह फेंक सकता है। अब देखिए एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के पास में पावर्स क्या है प्रोसीजर के लिए, तो ये क्या बोल रहा है कि जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है, CCP जिसे हम बोलते हैं, CCP की वजह से यहाँ पर चेयरपर्सन या एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी बाउंड नहीं है, वो नेचुरल जस्टिस वाला फिनोमेना यहाँ पर यूज कर सकती है और खुद के प्रोसीजर्स वो रेगुलेट कर सकती है। बहुत ही शानदार बात है, इंपॉर्टेंट बात थी, इसको याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलते, एक एक लाइन के सेक्शन से बस पढ़ना है आपको, इंपॉर्टेंट चीजें याद भी रखनी है। चेयरपर्सन है, मेंबर्स हैं, कितने टाइम तक रह सकते हैं, कब तक ऑफिस वो होल्ड करेंगे, तो उन्होंने बोला 5 years मैक्स, ठीक है। ऑन विच दे एंटर अपॉन देयर ऑफिस, यानी कि 5 साल तक वो ऑफिस संभाल सकते हैं, या फिर और लिखा है until they attain the age of 62 years, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको याद आ रहा है, आपने कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया पढ़ा था। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में CCI में भी हमने कमेटी देखी थी, तो वहां पर कितना था? मैक्सिमम 65 years ऑफ एज था, और वहां पर भी 5 साल का टेन्योर हो सकता था। तो यहाँ पर भी 5 साल है, बट मैक्सिमम ईयर्स यहाँ पर कितने हैं? 62 की एज होनी चाहिए। उसके बाद में मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपका दिमाग नहीं रहता है सही, बट यहाँ पर उन्होंने एक सॉलिड एज बता रखी है, ठीक है। विच एवर इज अर्लियर, और इंपॉर्टेंट पॉइंट, शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट। CCI में रीअपॉइंटमेंट अलाउड था, यहाँ पर रीअपॉइंटमेंट अलाउड नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज ऑफ चेयरपर्सन, उन्होंने क्या बोला है? जितनी भी आपकी सैलरीज है, आपके अलाउंसेस हैं, अदर टर्म्स एंड कंडीशन है सर्विसेज की, वो जैसा यहाँ पर एक्ट में रूल्स में बताई गई है वैसे ही यहाँ पर करी जाएगी। अगर कोई वैकेंसी क्रिएट होती है चेयरपर्सन या मेंबर की, तो 3 months के अंदर अंदर उसको हम यहाँ पर फिल करने की कोशिश करेंगे। 3 months में आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं वैकेंसी, ठीक है। 3 months की वैकेंसी यहाँ पर हो गई। चलिए आगे चलते हैं। रिमूवल ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। ओहो, सेक्शन नंबर 14 बोल रहा है क्या बाहर भी निकाल सकते हैं क्या, फेंक सकते हैं क्या? बिल्कुल फेंक सकते हैं। कैसे भैया? अगर आप इंसॉल्वेंट हो गए, और क्या हो गया आपके साथ में? कॉन्विक्टेड, सजा मिल गई, फिजिकली या मेंटली इनकेपेबल हो गए आप, कोई फाइनेंशियल या अदर इंटरेस्ट आपने अक्वायर कर लिया है, जिस चीज में केस चल रहा है, जिस प्रॉपर्टी का केस चल रहा था उसे पता चला कि भैया आप भी इन्वॉल्व थे, 10% शेयर आपके पास में था, तो आप कैसे होंगे? आपने बाद में अक्वायर कर लिया तो आपको निकाल दिया जाएगा। आपने अपनी पोजीशन का अब्यूज किया है, ठीक है, तो भी आपको निकाल दिया जाएगा। कोई भी चेयरपर्सन मेंबर रिमूव करना कोई इतना आसान नहीं भाई साहब। अगर आप इनको रिमूव करना चाहते हैं ना, तो आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट तो देना ही पड़ेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब अगर चेयरपर्सन को निकाल दिया गया, चेयरपर्सन की पोस्ट खाली हो गई, तो कौन एक्ट करेगा?
तो उन्होंने बोला सीनियर मोस्ट पर्सन जो भी होगा मेंबर, वो चेयरपर्सन जैसे एक्ट करेगा, सारा काम वही संभालेगा जब तक नया पर्सन चेयरपर्सन यहाँ पर अपॉइंट नहीं हो जाता है। ठीक है, इन केस चेयरपर्सन निकाला नहीं गया है बट ही इज अनेबल टू डिस्चार्ज हिज फंक्शंस, बीमार है, नहीं आ पा रहा है, तो भी सीनियर मोस्ट पर्सन उसका काम संभाल लेगा। ठीक है, ओके आगे चलते हैं। अगर वैकेंसी वगैरह हो गई तो क्या प्रोसीडिंग्स यहाँ पर आपकी वेस्ट चली जाएगी, यानी कि क्या प्रोसीडिंग्स को यहाँ पर हम इनवैलिडेट कर देंगे क्या? उन्होंने बोला नहीं। अगर आपका कमेटी के अंदर कोई मेंबर कम हो जाता है, चेयरपर्सन नहीं है, कोई भी वैकेंसी है किसी भी तरीके की, तो आपकी प्रोसीडिंग्स इनवैलिडेट नहीं होती है। ठीक है, ओके आगे चलते हैं। कोई भी तरीके के ऑफिसर्स एम्प्लॉइज को आप अपॉइंट कर सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे उनको यहाँ पर अपॉइंट कर सकती है। कोई अथॉरिटीज और जुरिस्डिक्शन के लिए अगर आपको जरूरत पड़ती है इनिशिएटिंग ऑफिसर की, अप्रूविंग अथॉरिटी की, एडमिनिस्ट्रेटर की, एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी की, तो वो सब अपनी अपनी पावर्स यूज कर सकते हैं। क्या फंक्शंस है उन लोगों के जरा देखिए, इसी तरीके से चलेगा। देखिए सबसे पहले इनिशिएटिंग ऑफिसर रहेगा, आपको मैंने पहले बताया डेफिनेशन में इनिशिएटिंग ऑफिसर कौन होता है, अप्रूविंग अथॉरिटी कौन होती है, मैं आपको बताता हूँ। सो इनिशिएटिंग ऑफिसर में यहाँ पर कौन आएगा, इनिशिएटिंग ऑफिसर में असिस्टेंट, और असिस्टेंट के साथ में यहां पर आएगा डेप्यूटी कमिश्नर। ठीक है, सो असिस्टेंट एंड डेप्यूटी कमिश्नर जो है वो आपके इनिशिएटिंग ऑफिसर रहते हैं। अप्रूविंग अथॉरिटी की अगर आप बात करेंगे तो जॉइंट कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर। ठीक है, तो ये आपके अथॉरिटीज में होते हैं और इनिशिएटिंग ऑफिसर आपके असिस्टेंट और डेप्यूटी होते हैं छोटी पोस्ट पे। ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, नोटिस एंड अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। ओके, सो अगर क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है, असिस्टेंट या डेप्यूटी कमिश्नर है, वो अगर यहाँ पर अटैचमेंट करने जा रहे हो, नोटिस दे रहे हैं, क्या दे सकते हैं? यस, उनके फंक्शंस में है। ठीक है, जॉइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर ऑब्वियसली ये तो कर ही पाएंगे, वो साथ में एविडेंस फर्निश करने का नोटिस भी दे सकते हैं। एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी में जाइए ऊपर जरा, और वो कॉन्फिस्केशन कर पाएगी। तो कॉन्फिस्केशन के लिए अगर आपको बोल दिया जाता है कि ये लोग आ रहे हैं, तो क्या आपको देखना पड़ेगा एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी के पार्ट है वो? यस, तो एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी है तो वो कॉन्फिस्केशन का नोटिस दे सकती है। एडमिनिस्ट्रेटर जो रहेगा वो यहाँ पर पोजीशन ले सकता है कॉन्फिस्केटेड प्रॉपर्टी का। और फाइनली जो एपीलेट ट्रिब्यूनल है वो अपील्स सुनेगी सबकी। ठीक है, अगर आपको एग्जीक्यूटिंग ऑफिसर के अगेंस्ट में अपील करना है तो आप एटी के पास में जा सकते हैं। तो ये तो बात हो गई, हमने सबकी यहाँ पर पोस्ट देख ली है, इनके फंक्शंस क्या है ये भी हमने यहाँ पर देख ली है। ठीक है, ठीक है, आपको क्वेश्चन आया है कि एडमिनिस्ट्रेटर में कौन हो सकता है, तो एडमिनिस्ट्रेटर में आईटीओ यानी कि इनकम टैक्स ऑफिसर यहाँ पर हमारा एडमिनिस्ट्रेटर होगा। ठीक है, तो इसको आप इस तरीके से याद करिए, असिस्टेंट, डेप्यूटी, उससे ऊपर गएंगे एडिशनल और जॉइंट। ठीक है, यहां पर और आएंगे तो एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी और आईटीओ और अपीलेट ट्रिब्यूनल। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी होगी। अब जरा पावर्स की बात करते हैं। तो यहाँ पर अथॉरिटीज अंडर दिस एक्ट हैव सेम पावर, जो सिविल कोर्ट के पास है पावर रहती है वो सब। जब भी सिविल कोर्ट की बात है तो आप कितने पॉइंट्स आपको याद रखना है कि भैया कोई भी एविडेंस चाहिए मंगवा सकते हैं, किसी को समन करना हो यानी कि बुलाना हो, किसी की यहाँ पर अटेंडेंस कंपलसरी करवाना हो, ये सब काम कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए डिस्कवरी और इंस्पेक्शन कर सकते हैं। क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स को दिखाने के लिए कंपेल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कमीशंस इशू कर सकते हैं? कर सकते हैं। एविडेंस ऑन एफिडेविट्स रिसीव कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? किसी की अटेंडेंस को इन्फोर्स करवाना। ठीक है, इंक्लूडिंग एनी ऑफिशियल ऑफ अ बैंकिंग कंपनी। कोई बैंकिंग कंपनी का ऑफिशियल अगर बोले कि हम नहीं आएंगे तो क्या बोलेगा? बेटा आपको तो आना ही पड़ेगा और आपके पिताजी को भी आना पड़ेगा। और अब पीएफआई यानी कि कोई पब्लिक कंपनी के साथ में, बैंकिंग कंपनी के साथ में पीएफआई है, उनके भी किसी यहाँ पर ऑफिशियल को वो बुला सकते हैं। ठीक है, जितने भी लोग हैं दे आर बाउंड टू अटेंड इन पर्सन, जब उसको बुलाया जा रहा है तो आना पड़ेगा। दे शैल ऑल्सो बी बाउंड टू स्टेट द ट्रुथ अपॉन एनी सब्जेक्ट रिस्पेक्टिंग विच दे आर एग्जामिन्ड और मेक स्टेटमेंट। उनको सच्चाई बतानी पड़ेगी और वो डॉक्यूमेंट्स बताने पड़ेंगे जो उनसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद में चलते हैं रिपोर्टिंग एंटिटी इंटरमीडिएट। ठीक है, सर्टेन ऑफिसर्स टू असिस्ट इन इंक्वायरी। इंक्वायरी में कौन कौन आपको असिस्ट कर सकता है? तो उन्होंने बोला ऑब्वियसली इनकम टैक्स अथॉरिटीज तो आपको करेगी सही, सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट भी आपको करेगा। ठीक है, नार्कोटिक ड्रग्स वाले ऑफिसर्स भी आपको यहाँ पर हेल्प करेंगे। पहले ही बोल रखा है एक्ट के अंदर, सिकरा यानी कि सिक्योरिटीज कंट्रीब्यूशन कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट वाला भी आपको करेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई आपको हेल्प करेगा। ये पूरी लिस्ट है, सरफासी, सेबी, सब लोग आपको हेल्प करने वाले हैं। फेमा, ये सब आपको हेल्प करेंगे। ठीक है,
पावर टू कॉल फॉर इन्फॉर्मेशन, जाहिर सी बात है यार, किसी को भी बुला के वो इन्फॉर्मेशन के लिए कॉल कर सकते हैं, ठीक है, और ये पूरी पूरी पावर इनके पास में है। पावर टू इम्पाउंड डॉक्यूमेंट्स, अब ये क्या चीज है इसको देखते हैं। देखिए, अब पावर टू इम्पाउंड डॉक्यूमेंट्स मतलब कि आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स से लगते हैं कि इंक्वायरी के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको लगता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स को आपको आपके पास में रखना है, तो आप उनको इम्पाउंड कर सकते हैं, आप उनको रिटेन कर सकते हैं। क्या आप मतलब कितने भी टाइम के लिए रख पाएंगे क्या? नहीं। तो उन्होंने बोला मैक्सिमम पीरियड जो यहाँ पर है वो 3 मंथ्स का है, 3 मंथ्स के लिए आप अपने पास में रख सकते हैं। 3 मंथ्स का अगर आपको एक्सटेंशन चाहिए तो आपको राइटिंग में रीजन देना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये इंपाउंडिंग करने वाला या रिटेंशन करने वाला इंसान इनिशिएटिंग ऑफिसर है, अभी देख क्या इनिशिएटिंग ऑफिसर है मतलब कौन है, कोई असिस्टेंट कमिश्नर है या फिर डेप्यूटी कमिश्नर है, तो उसको यहाँ पर अप्रूविंग अथॉरिटी का परमिशन लेना पड़ेगा 15 डेज के अंदर अंदर। और अप्रूविंग अथॉरिटी में कौन आएगा, एडिशनल आएगा और जॉइंट आएगा, ठीक है। तो उनको परमिशन लेनी पड़ेगी 15 दिन के अंदर अंदर। उन्होंने कहा कि एक बार केस क्लोज हो गया है, ठीक है, कंक्लूजन हो गया है, यानी कि केस बंद हो गया है, तो उसके मैक्सिमम 30 डेज तक ही आप रख सकते हो, उसके बियॉन्ड तो आप रख ही नहीं सकते हो। आपको बुक्स को रिटर्न करना पड़ेगा, आपको कॉपीज निकालने की परमिशन दी जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट द पर्सन फ्रॉम हुम, यानी कि जिससे आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स ली है यार, उसको जरूरत हो तो उसको कॉपीज देना आप, ठीक है। ओरिजिनल रख के बैठ गए आप, उसको भी जरूरत हो तो वो भी ले सकता है आपसे, ठीक है। पावर ऑफ अथॉरिटी टू कंडक्ट इंक्वायरी, ऑब्वियसली अगर उनको डाउट लगता है, उनके पास अप्रूवल है यहाँ पर अप्रूविंग अथॉरिटी का, तो वो यहाँ पर कंडक्ट कर सकते हैं इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर सकते हैं, उसके कोई भी प्रॉपर्टी, असेट, डॉक्यूमेंट, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अगेंस्ट में वो यहाँ पर बिल्कुल इंक्वायरी कर सकते हैं। तो ये बात हुई अथॉरिटी का। सेक्शन नंबर 23 तक हम आ गए हैं। हमने शुरुआत करी थी सेक्शन नंबर 7 से, राइट, आपको याद हो तो इतने सेक्शंस हमने शॉर्ट सेक्शंस हमने यहाँ पर देख लिए हैं। अब बात आती है अटैचमेंट की, एडजुडिकेशन की और कॉन्फिस्केशन की, ठीक है। तो इनसे रिलेटेड जो सेक्शंस है उनको यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं और उनकी बात यहाँ पर हम करते हैं। सो दोस्तों, आगे आने वाले सेक्शंस कुछ इस तरीके से है। सेक्शन नंबर 24 से हम शुरुआत कर रहे हैं, सेक्शन नंबर 29 तक हम जाने वाले हैं, ठीक है। उससे पहले 23 तक हमने देख लिया है, ये पूरा अथॉरिटीज वाला सेक्शन था, ठीक है। सारे सेक्शन से ये हमने ऑलरेडी कवर कर ली है। अब हम देख रहे हैं सबसे पहले अटैचमेंट। प्रॉपर्टी में गड़बड़ लग रहा है भैया, बेनामी प्रॉपर्टी है, बेनामी ट्रांजैक्शन हुआ है, इंक्वायरी हो गई है और लगता है कि अब ये प्रॉपर्टी तो अटैच करनी पड़ेगी, फॉर अ टाइमिंग करना पड़े, कैसे भी करना पड़े, अटैच करना है। अटैच करना है मतलब पहले उसका मतलब समझना जरूरी है। अटैच कर दिया मतलब वंस प्रॉपर्टी इज बीइंग अटैच्ड, यू कैन नॉट ट्रांसफर, मूव, सेल, परचेज, एक्सटेंड, यू कांट डू एनीथिंग विद दैट प्रॉपर्टी। वो एज इट इज वहां पर रहेगी, आप उसके साथ में कोई भी छिड़कानी नहीं कर सकते। अटैचमेंट, ठीक है, मतलब अब गवर्नमेंट ने आपकी प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया है, चलिए ठीक है। तो अटैचमेंट होगा तो उसका नोटिस जाएगा 24 के अंदर। नोटिस कैसे देना है 25 के अंदर, देखिए। एजुकेशन यहां पर कैसे होगा, एजुकेटिंग अथॉरिटी यहां पर क्या करेगी 26 के अंदर, देखना चुपचाप। और 27, 28 एंड 29 यहां पर सेक्शन क्या बात करेंगे कि अगर जो अटैच की गई प्रॉपर्टी है जिसके खिलाफ एडजुडिकेशन चालू हो चुका है 26 के अंदर, उसको आप यहां पर कैसे कॉन्फिस्केट करेंगे, उसको कैसे मैनेज करेंगे और उसका पोजीशन कैसे लेंगे, ये इन 3 सेक्शंस के अंदर हमको देखना है। तो हमें यहाँ पर टोटल 6 सेक्शंस अभी इन तीनों हेडिंग्स के अंदर देखना है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कि नोटिस एंड अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी इन्वॉल्व्ड इन बेनामी ट्रांजैक्शन के साथ में क्या होता है। चलिए, अब देखिए हर सेक्शन को ना हम बड़े स्मूथ तरीके से पढ़ते हैं, हम बात करते हैं सारी यहाँ पर जितनी रिक्वायरमेंट्स है ना उनको भी हम कवर कर लेते हैं, आपको पता ही होगा। तो यहाँ पर देखिए 24 के अंदर क्या हो रहा है, इनिशिएटिंग ऑफिसर, फटाफट नाम बोलिए। इनिशिएटिंग ऑफिसर कौन होगा, हमने पहले ही देख लिया है। इनिशिएटिंग ऑफिसर में ऑब्वियसली असिस्टेंट लोग होंगे और डेप्यूटी कमिश्नर नहीं होंगे। असिस्टेंट के साथ में कौन होगा, यस डेप्यूटी, मैं आपको चेक कर रहा था। तो असिस्टेंट और डेप्यूटी दोनों कमिश्नर्स यहाँ पर इंक्वायरी करना चाहते हैं, उनके पास में ऐसे कुछ रीजन टू बिलीव है कि आपको लग रहा है, उन कमिश्नर्स को लग रहा है कि यहाँ पर एक बेनामीदार भी है और यहाँ पर एक दूसरा पर्सन भी है बेनिफिशियल ओनर जो एक्चुअल ओनर है। तो वो क्या करेगा कि जितने रीजंस उन लोगों के पास में उनको राइटिंग में वो लिखेगा और एक नोटिस इशू करेगा। किसको नोटिस इशू करेगा, बेनामीदार को, कि आपके नाम पे प्रॉपर्टी है भैया। और अगर आपके पास में आइडेंटिटी उस दूसरे पर्सन की है तो उसको भी नोटिस इशू किया जाएगा, एक कॉपी उसको भी भेजी जाएगी। जो जो मैंने हाईलाइट कर रखा है ना वही बोल रहा हूं, आप ध्यान से देखते जाइए, ठीक है। ओके, ये सब काम जो भी करा जा रहा है उसमें एक प्रीवियस अप्रूवल तो चाहिए रहेगा ना। प्रीवियस अप्रूवल किसका, अब ये तो इनिशिएटिंग ऑफिसर है, उससे ऊपर कौन होता है,
हमने देखा अप्रूवल अथॉरिटी होता है, यानी कि यहाँ पर जॉइंट कमिश्नर होता है और एडिशनल कमिश्नर होता है। तो इनका यहाँ पर अप्रूवल लीजिए आप। अप्रूवल लेने के बाद में आप उस प्रॉपर्टी को बराबर आप क्या कर सकते हो, प्रोविजनली अटैच कर सकते हो। आपके पास में कोई सही सबूत तो नहीं है, पर आपको लग रहा है कि यार ये गड़बड़ करेगा, ये पर्सन प्रॉपर्टी लेके भाग सकता है, प्रॉपर्टी में कुछ गड़बड़ कर सकता है, तो यहाँ पर कमिश्नर चाहे परमिशन लेकर प्रोविजनली उनको अटैच कर सकते हैं। कितने दिन के लिए कर सकते हैं भाई साहब? सिर्फ 90 डेज के लिए। 90 डेज के लिए आप उनको प्रोविजनली अटैच कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। बट जब से आपने नोटिस दिया है, जब से आपने यहाँ पर इंक्वायरी चालू करी है, कॉलिंग यानी कि कॉलिंग फॉर सच रिपोर्ट्स और एविडेंस एज ही डीम्स फिट, टेकिंग इनटू अकाउंट ऑल द रिलेवेंट मटेरियल शैल विद इन अ पीरियड ऑफ 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ नोटिस। उन्होंने क्या बोला है, इतनी बड़ी रामायण क्या है, 90 डेज के लिए आप उनको जब्त कर सकते हो, अटैच कर सकते हो। सॉरी, जब्त गलत वर्ड है, क्यों? हम सिर्फ अटैचमेंट की बात कर रहे हैं। तो अटैच कर दिया आपने, तो क्या लोगों को घर से बाहर निकाल देंगे क्या? नहीं, घर में रह सकते हैं लोग, उनकी प्रॉपर्टी को एंजॉय कर सकते हैं। अटैचमेंट हो गया है, ठीक है। सो अटैचमेंट हो गया है 90 डेज के लिए। बट इस 90 डेज के अंदर ऑफिसर दो चीजें बोल सकता है, या तो उसने प्रोविजनली अटैच की होगी या तो उसने प्रोविजनली अटैच नहीं की होगी। क्यों? हमने जब से नोटिस दिया है तब से 90 डेज हम काउंट कर रहे हैं, सबसे पहली बात। तो 90 डेज हम काउंट कर रहे हैं, इस 90 डेज में या तो उसने प्रोविजनली अटैच किया होगा या तो नहीं किया होगा। तो अगर उसने प्रोविजनली अटैच किया है तो फिर से दो ऑप्शन है उसके पास में। वो बोलेगा कि इस प्रोविजनली अटैचमेंट को मैं और आगे बढ़ाना चाहता हूं, यानी कि मैं इसको कंटिन्यू करूंगा क्योंकि हमको अभी भी डाउट लग रहा है। तो अप्रूविंग अथॉरिटी की परमिशन लेके वो उस प्रोविजनली अटैच्ड प्रॉपर्टी को और आगे अटैच कर सकता है, या तो वो बोलेगा अब जरूरत नहीं है, हमने यहाँ पर प्राइवेट अप्रूवल ले लिया है अथॉरिटी का, ठीक है। अगर उसने यहाँ पर प्रोविजनली अटैच नहीं किया था बट अब उसको लग रहा है कि यार अब तो करना पड़ेगा, तो वो प्रोविजनली अटैच करने का यहाँ पर ऑर्डर दे सकता है प्रायर अथॉरिटी की परमिशन के साथ में, या तो वो बोल सकता है कि यार यहाँ पर अटैचमेंट की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चारों तरीके हो सकते हैं दोनों में, यानी प्रोविजनली अटैच किया हो या प्रोविजनली अटैच नहीं किया हो, ये चारों तरीके यहाँ पर हो सकते हैं। बट मैक्सिमम हमको पता है कि नोटिस के 90 दिन के अंदर अंदर उसको ये काम करना पड़ेगा, और मैक्सिमम आप यहाँ पर अटैचमेंट भी 90 डेज का ही कर सकते हो। तो 90 डेज आपको यहाँ पर याद रखना है। बट आगे उन्होंने एक और बात बोली कि अगर वो ऑर्डर दे रहा है कि वो प्रोविजनली अटैचमेंट कंटिन्यू करने वाला है, तो ऐसे ऑर्डर के 15 डेज के अंदर अंदर क्या करना पड़ेगा, 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अटैचमेंट ड्रॉ अप अ स्टेटमेंट ऑफ द केस एंड रिफर इट टू द एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी। बस यार, मतलब आप खेल नहीं सकते हो। 90 दिन आपको दिए थे, 90 दिन के लिए आपने प्रोविजनली अटैच भी कर दिया, आपने बोला मैं फर्दर यहाँ पर अटैच करूंगा, तो 15 दिन के अंदर अंदर ना एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी को यहाँ पर एक स्टेटमेंट बना के दे देना कि क्या चल रहा है हकीकत में, ठीक है। सो ये हुआ हमारा अटैचमेंट देने का नोटिस। बट ये अटैचमेंट कैसे दिया जा सकता है, तो उन्होंने बोला है कि या तो आप किसी भी पर्सन के नाम पर वो नोटिस दोगे, पोस्ट के थ्रू दे सकते हो। अगर इफ इट वर अ समन इशूड बाय अ कोर्ट, तो फिर क्या होगा, उन्होंने बोला है कि आपको नोटिस के ये तरीके हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं। इंडिविजुअल को दे रहे हैं तो इंडिविजुअल के नाम पर जाना चाहिए, फर्म के नाम पर दे रहे हैं तो मैनेजिंग पार्टनर या मैनेजर के नाम पर वो नोटिस जाना चाहिए, एचयूएफ है तो कर्ता के नाम पर जाना चाहिए, कंपनी है तो जो भी प्रिंसिपल ऑफिसर है उसके नाम पर जाना चाहिए, कोई भी दूसरी अलग एओपी या फिर बीओआई है तो वहां भी प्रिंसिपल ऑफिसर या मेंबर के नाम पर जाना चाहिए। एनी अदर पर्सन नॉट बीइंग एन इंडिविजुअल, तो जो भी उस एंटिटी को मैनेज करता है, अफेयर्स को कंट्रोल करता है, उसके नाम पर जाना चाहिए, ठीक है। सिंपल सी बात है। तो अटैचमेंट हमारा हो गया 24 और 25 वाला। 26 में बात करते हैं एडजुडिकेशन हो सकता है क्या, लेट्स सी। अब देखिए दोस्तों, एडजुडिकेशन प्रोसेस यहाँ पर चालू हो गया है बेनामी प्रॉपर्टी का, ठीक है। पर यहाँ पर प्रोसेस क्या रही है, थोड़ा प्रोसेस पे आप ध्यान दीजिए। स्टार्टिंग हुई थी सेक्शन नंबर 24 से, बराबर है। सेक्शन नंबर 24 में नोटिस दिया था, किसने किसको दिया था, ये नोटिस दिया जा रहा था, इनिशिएटिंग ऑफिसर ने ये नोटिस दिया है उन लोगों को जिनके खिलाफ में यहाँ पर प्रोसीडिंग्स या एडजुडिकेशन चालू होने वाला है, बराबर है। सो यहाँ पर सेक्शन नंबर 24 में नोटिस दिया है सबसे पहली बार इनिशिएटिंग ऑफिसर ने, किसको, कि आपकी प्रॉपर्टी को हम अटैच कर रहे हैं। तो जरा हम यहाँ पर फ्लो बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए सेक्शन नंबर 24 लिखिए, 24 वाला नोटिस है। ये नोटिस कौन दे रहा है, इनिशिएटिंग ऑफिसर दे रहा है, किसको, यहाँ पर एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी को वो एक नोटिस दे रहा है। पहले 90 डेज के लिए उसने अटैच किया था, मैक्सिमम 90 डेज में, और प्लस 15 दिन के अंदर अंदर उसे एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी को एक नोटिस देना पड़ेगा, एक स्टेटमेंट बना के देना पड़ेगा 24 के अंदर, ठीक है। तो 24 वाला नोटिस तो हमको समझ में आ गया कि क्या करता है, ठीक है। अब इसके बाद में एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी यहाँ पर अपना काम चालू कर रहा है।
तो एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी को यहाँ पर नोटिस मिला, अब उसने अपना काम चालू किया, 24 वाला नोटिस उसको मिला है, ठीक है। तो देखिए अब वो क्या करेगा, एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी पार्टीज को नोटिस इशू करने वाला है। सो 24 का जैसे ही नोटिस मिला उसने क्या करा, एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी ने आगे सारी पार्टीज को नोटिस दिया। किस किस को देगा, वो बेनामीदार को देगा, बेनिफिशियल ओनर को यानी कि जो एक्चुअल ओनर है, जो जिसने पैसा दिया है पर उसको देगा, बैंकिंग कंपनी या कोई रिलेटेड इंटरेस्टेड पार्टी है उसको भी देगा, जो भी क्लेम कर रहा है इस प्रॉपर्टी में उसको भी वो नोटिस भेजेगा। तो यहाँ पर फ्लो कैसे चलेगा, 24 का नोटिस इनिशिएटिंग ऑफिसर टू एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी, एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी 26 के अंदर नोटिस टू 1 2 3 4 पार्टीज, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। टाइम पीरियड क्या है नोटिस इशू करने का, 30 दिन के अंदर अंदर एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी को ये नोटिस इशू करना पड़ेगा और उन पार्टीज को 30 दिन का टाइम भी देना पड़ेगा कि आप सोचकर हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करो, ठीक है। तो इसके पास में कितना टाइम था, 90 डेज प्लस 15 डेज बराबर है। इसके पास में एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी के पास में कितना टाइम है ये देने का, 30 डेज। तो ये फ्लो जरा ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्लो चल रहा है और अगर ये फ्लो आप आपके नोट्स में लिख लेंगे काफी रहेगा, बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। 30 दिन का टाइम दिया सोचने के लिए, 30 दिन में उन्होंने नोटिस दे दिया। अब यहां पर उनका रिप्लाई आएगा, बराबर है। क्वेश्चन ये है कि सर प्रॉपर्टी एक से या एक से ज्यादा लोगों के पास में थी जॉइंटली, तो क्या सबको देना जरूरी है क्या, कोशिश की जाएगी सबको दे दिया जाए नोटिस। सबके पास में नोटिस अगर नहीं पहुंचता है, वॉज नॉट सर्व्ड टू ऑल, तो कोई हमारा नोटिस इनवैलिड नहीं होगा उसकी वजह से, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। 30 डेज का टाइम दिया सोचने के लिए और उनकी तरफ से रिप्लाई आया। तो एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी के पास में नोटिस इशू करने के बाद में रिप्लाई आया तो फर्दर एक्शन ले सकती है। फर्दर एक्शन वो क्या ले सकती है, रिप्लाई को कंसिडर करेगी और वो जो नोटिस इशू किया गया था उसके हिसाब से जो इंक्वायरी हुई थी, कुछ रिपोर्ट्स मंगवा सकती है, एविडेंस मंगवा सकती है, दोनों पार्टीज को सुनेगी, इनिशिएटिंग ऑफिसर को सुनेगी और फाइनली या तो वो बोलेगी कि प्रॉपर्टी को ना होल्ड मत करो, जाने दो, ठीक है, और अटैचमेंट ऑर्डर कैंसिल करो, सब बकवास था। या तो वो बोलेगी कि नहीं 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 नहीं, प्रॉपर्टी को होल्ड करो, अटैचमेंट ऑर्डर कंफर्म करता हूं मैं क्योंकि यहाँ पर कुछ गड़बड़ तो है, ठीक है। कभी कभी क्या प्रॉब्लम होती है, बहुत बड़ा प्लॉट ऑफ लैंड है, उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे प्लॉट्स हैं, किसी 3-4 प्लॉट्स के अंदर गड़बड़ हुई है, 2 नंबर का पैसा है, तो पूरी प्रॉपर्टी में से कुछ पार्ट यहाँ पर बेनामी प्रॉपर्टी है, ये पता तो चल रहा है, उसको समझ में आ रहा है एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी को, बट उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो कौन सा पार्ट है। लिखा हुआ उन्होंने, सेटिस्फाइड दैट सम पार्ट इज बेनामी प्रॉपर्टी बट नॉट एबल टू आइडेंटिफाई सच पार्ट, तो वो अपने जजमेंट के हिसाब से बेस्ट वहां पर कॉल लेगा, ये उसको वहां पर ऐसी पावर दी गई है। कभी कभी होता क्या है, रेफर किया प्रॉपर्टी नंबर ए को और यहां पर इंक्वायरी करते 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 पता चला प्रॉपर्टी नंबर बी में भी गड़बड़ है, तो क्या प्रॉपर्टी नंबर बी को भी वो प्रोविजनली अटैच कर सकती है क्या, बिल्कुल कर सकती है। तो रेफर करने के अलावा जो रेफर नहीं की गई थी उस प्रॉपर्टी को भी अटैच किया जा सकता है। केस चल रहा था 2 लोगों के बीच में, ए और बी, बीच में पकड़ में आ गया सी, सी को भी समझ में आया यहाँ पर कि यहाँ पर मेरी प्रॉपर्टी खतरे में हो सकती है और प्रोफेसर को यहाँ पर समझ में आया कि सी की प्रॉपर्टी भी गड़बड़ है, तो क्या सी का नाम भी वो अटैच कर सकते हैं एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी यहाँ पर, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या किसी का नाम स्ट्राइक ऑफ भी कर सकते हैं बीच में, अगर अथॉरिटी को लगे तो बिल्कुल कर सकते हैं। ये सारा काम कब होगा, 1 साल के अंदर अंदर होगा, ठीक है। यानी कि जिस मंथ में 24 वाला आपको नोटिस चालू हुआ है, लेट्स से इनिशिएटिंग ऑफिसर ने यहाँ पर 2 फरवरी 2020 को यहाँ पर उन्होंने नोटिस रेज किया था, बराबर है। इससे मैक्सिमम 1 साल के अंदर अंदर सारा काम होना चाहिए, यानी कि हम फेब से काउंट करेंगे और हम 12 महीने यहाँ पर काउंट करेंगे, उस 1 ईयर के अंदर अंदर आपको सारा काम करना पड़ेगा। चलिए, तो यहाँ पर जो पर्सन है परेशान है, वो क्या अपीयर हो सकता है, खुद भी अपीयर हो सकता है। क्या वो किसी का असिस्टेंस ले सकता है, ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव का, बिल्कुल ले सकता है। ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव कौन होंगे, तो उन्होंने बोला कि देखिए means a person authorized in writing being a person related to बेनामीदार, a person regularly employed by बेनामीदार, दोनों हो सकते हैं। और कौन हो सकता है, कोई भी ऑफिसर हो सकता है शेड्यूल बैंक का, यस, जिसके साथ में बेनामीदार या सच अदर पर्सन मेंटेन्स एन अकाउंट,
क्या वो पर्सन भी आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। कोई लीगल प्रैक्टिशनर भी आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। ऐसा पर्सन जिसने अकाउंटेंसी एग्जामिनेशन पास कर रखी हो वो भी आ सकता है क्या? मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट? यस, आ सकता है। एनी पर्सन हु हैज अक्वायर्ड सच एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बोर्ड के साथ में, क्या वो भी आ सकता है? आ सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये देख लिया हमने सेक्शन नंबर 26। अब बचता क्या हमारे पास में? कॉन्फिस्केशन की प्रोसेस बच्चों। 27 देखेंगे, 28 देखेंगे और 29 देखेंगे। लेट्स स्टार्ट कॉन्फिस्केशन। अब देखिए दोस्तों, सेक्शन नंबर 27 बात कर रहा है कॉन्फिस्केशन के बारे में। कॉन्फिस्केशन मतलब अब फाइनली प्रॉपर्टी को जब्त किया जा रहा है। सेक्शन नंबर 24 में नोटिस आया, वो आगे गया किसके पास में? एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी के पास में। उसने सेक्शन नंबर 26 में यहाँ पर बात करी और उसने देखा कि एग्जीक्यूशन करा उसने, ठीक है। अब उसके बाद में 26 के बाद में कहानी चालू होती है 27 से कॉन्फिस्केशन करने की। तो 26 का कोई भी ऑर्डर पास होने के बाद में अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाता है किसको? एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी देती है बेनामीदार को और सामने वाली जितनी भी पार्टीज है उनको, और उसके बाद में एक ऑर्डर प्लेस करती है कॉन्फिस्केटिंग द प्रॉपर्टी हेल्ड टू बी अ बेनामी प्रॉपर्टी, ठीक है। बट उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड तो देना ही पड़ेगा। प्रॉब्लम क्या है कि जैसे ही 26 का एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी ने जो यहाँ पर ऑर्डर दिया, उसमें अगर किसी को प्रॉब्लम रही और वो अपील करने ऊपर गया एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास में, तो यहाँ पर कॉन्फिस्केशन हो पाएगा क्या? कॉन्फिस्केशन होगा, बट सब्जेक्ट टू, यानी कि यहाँ पर जो फाइनली बोला जाएगा एपेलेट ट्रिब्यूनल, सब्जेक्ट टू हिज ऑर्डर, एपेलेट ट्रिब्यूनल्स ऑर्डर, यहाँ पर कॉन्फिस्केशन होगा। बिल्कुल सही बात है। रूल नंबर 6 को आपको फॉलो करना है। अब प्रॉब्लम क्या है? देखिए, एक घर था, मेरी नजर इसके ऊपर कब से थी, मैंने यहाँ पर बोला सीजे को, ठीक है, वो पसंद था कि यार ये प्रॉपर्टी मुझे बेचना है यार, मुझे खरीदना है, ठीक है। बट सीजे ने ना ये प्रॉपर्टी बड़ा लफड़ा करके 2 नंबर के पैसे से खरीदी है और इसकी ये बेनामी प्रॉपर्टी है। मुझे थोड़ी ना पता है कि बेनामी प्रॉपर्टी है। मैंने इससे 1 जनवरी 2020 को ये प्रॉपर्टी खरीद ली और एग्रीमेंट साइन कर दिया। जस्ट अगले दिन सुबह उठा और इस भाई साहब के यहाँ पर, तो यहाँ पर अथॉरिटी आ चुकी थी, यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर आ गए थे और उन्होंने बोला कि बॉस हम इस प्रॉपर्टी को अटैच कर रहे हैं क्योंकि ये प्रॉपर्टी जो है ये आपकी गलत है। अब इस पर्सन को तो मालूम ही नहीं है यार कि ये प्रॉपर्टी के अंदर ये सब लफड़े थे, इसने तो कल ही एग्रीमेंट साइन किया है, तो क्या ये सब सेक्शंस उसके ऊपर फॉलो होंगे, अलाउ होंगे क्या, अप्लाई होंगे क्या? तो उन्होंने बोला नहीं होगा। नन ऑफ द अफोर्सेड शैल अप्लाई टू अ प्रॉपर्टी हेल्ड और अक्वायर्ड बाय अ पर्सन फ्रॉम द बेनामीदार फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन। बराबर जो मार्केट रेट चल रहा था, एफएमवी चल रही थी, एडिक्वेट कंसिडरेशन के लिए उसने सही तरीके से उसने इन गुड फेथ खरीद लिया। तो प्रायर टू द इश्यू ऑफ नोटिस, नोटिस इश्यू होने के जस्ट एक दिन पहले उसने खरीदा है, तो उसको तो नॉलेज नहीं था इन सब चीजों का, तो ये सब चीजें उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगी। अब उन्होंने आगे क्या बोला कि एक बार ऑर्डर ऑफ कॉन्फिस्केशन यहां पर पास हो गया, ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में ये प्रॉपर्टी चली जाएगी फ्री ऑफ ऑल इनकम्ब्रेंसेस, यानी कि कोई भी तरीके का इनकम्ब्रेंस उसके ऊपर अगर है, कोई भी बैंक का उसके ऊपर राइट है, वो सबसे फ्री होकर ये प्रॉपर्टी सीजी के पास में चली जाएगी और सीजी उसके लिए कोई कंपनसेशन भी नहीं देगा। नो कंपनसेशन शैल बी पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच कॉन्फिस्केशन, ये बात उन्होंने पहले से ही बोल दी है, ठीक है। नाउ एनी राइट ऑफ एनी थर्ड पर्सन क्रिएटेड इन सच प्रॉपर्टी, अगर किसी थर्ड पर्सन का राइट क्रिएटेड है इस प्रॉपर्टी के अंदर, तो वो भी नल और वॉइड हो जाएगा, उसको बिल्कुल भी यहां पर नहीं देखा जाएगा। और उन्होंने बोल दिया है कि अगर आपने कोशिश करी है थर्ड पर्सन राइट क्रिएट करने की जानबूझकर ताकि आप इस एक्ट के पर्पस को डिफीट कर पाए, तो नल और वॉइड हो जाएगा, आपको कुछ भी यहां पर नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो रूल नंबर 6 के बारे में बात कर लेते हैं। रूल नंबर 6 क्या बोल रहा है? रूल नंबर 6 ये बोल रहा है बच्चों कि अगर कोई भी ऑर्डर पास किया गया है कॉन्फिस्केशन का सेक्शन नंबर 27 के अंदर, सो एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी को उस ऑर्डर की एक कॉपी भेजनी पड़ेगी। किसको? शेल सेंड अ कॉपी ऑफ द ऑर्डर टू द ऑथराइज्ड ऑफिसर। अब ये ऑथराइज्ड ऑफिसर कौन है यार? तो जरा देखते हैं। अब यहाँ पर ऑथराइज्ड ऑफिसर मतलब कि जिस एरिया में आप है, लेट्स से आप बात कर रहे हैं कोई डिस्ट्रिक्ट की, स्पेसिफिकली आप बात कर रहे हैं, तो वहां पर जो ऑथराइज्ड ऑफिसर होगा वो यहाँ पर काम करेगा ना। तो एपेलेट ट्रिब्यूनल कुछ ही बोल रहा है, ऊपर से एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी कुछ ही बोल रहा है, तो एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी ऑर्डर पास करेगी कि उस एरिया का जो ऑथराइज्ड ऑफिसर है उसको बोलेगी कि भैया काम करो अपना, ये कॉपी रखो नोटिस की, आपको ये प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट करनी है। तो ठीक है, ऑथराइज्ड ऑफिसर को वो यहाँ पर नोटिस मिल गया, अब वो कॉन्फिस्केट करेगा। कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो वो क्या करेगा? वो एक नोटिस इशू करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, और बताएगा कि मैंने कॉन्फिस्केट कर ली है, पहली बात। दूसरा, प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट अगर हो चुकी है, ठीक है, तो उसको वहां पर उस प्रॉपर्टी के बाहर कुछ बोर्ड वोर्ड लगाना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि भैया अब ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हो गई है, इसको हमने कॉन्फिस्केट कर लिया है। और वहां पर इतना ही नहीं, उसको एक अरेंज
करना पड़ेगा प्रोक्लेमेशन का टाइप का, मतलब कि उसे यहाँ पर ढिंडोरा पीटना पड़ेगा जिसे हम कहते हैं, बताना पड़ेगा जो भी कस्टम तरीका है वहां का कि भैया ये प्रॉपर्टी अब गवर्नमेंट ने जब्त कर ली है, ठीक है। इस तरीके से सब लोगों को पता चल जाए और सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिस भेजे, ये सब काम ऑथराइज ऑफिसर को करना पड़ेगा अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो। अच्छा, अगर कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है तो मूवेबल का भी कॉन्फिस्केशन तो उसे करना ही पड़ेगा। बट अगर मूवेबल प्रॉपर्टी का नेचर ऐसा कुछ है कि वो स्पीडी तरीके से वो यहाँ पर खत्म हो जाएगी, नेचुरल डीके के लिए चले जाएगा और उसको मेंटेन करने के लिए जो खर्चा होगा वो उसके वैल्यू से ज्यादा होने वाला है, तो वो ऑथराइज्ड ऑफिसर उसको बेचने का भी यहाँ पर राइट रखता है। वो आगे जितना भी डिपॉजिट आएगा सेल प्रोसीड्स का, वो नियरेस्ट ब्रांच अगर एसबीआई की कोई भी है गवर्नमेंट ट्रेजरी की, तो वहां पर वो सबमिट कर देगा, ठीक है। सिंपल सी बात है। अब इन्होंने क्या बोला है, अगर ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी बोलता है कि मेरे पास एफडी रखी हुई है, एफडीआर यानी कि फिक्स डिपॉजिट रिसीट्स रखी है एसबीआई की इक्विवेलेंट वैल्यू की जितनी की प्रॉपर्टी है, तो क्या आप एज अ सिक्योरिटी उसको आप रिटेन कर सकते हैं, ले सकते हैं? तो यहाँ पर ऑथराइज्ड ऑफिसर बिल्कुल ले सकता है। द ऑथराइज्ड ऑफिसर मे एक्सेप्ट एंड रिटेन सच एफडी सिक्योरिटी रिसीट्स एज सिक्योरिटी, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर मूवेबल प्रॉपर्टी है तो फर्दर दैट वेयर द मूवेबल प्रॉपर्टी इज अ मोड ऑफ कन्वेंस ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन, यानी कि ट्रक है फॉर एग्जांपल, ऑथराइज ऑफिसर उसका वैल्यूएशन रिपोर्ट निकलवाने के बाद में मोटर लाइसेंसिंग अथॉरिटी से वैल्यूएशन रिपोर्ट निकालेगा, वो एक्सेप्ट कर सकता है और एफडी रिसीट्स एसबीआई की वो अपने पास में रख सकता है, ठीक है, एज सिक्योरिटी। भाई सिक्योरिटी क्या है, आपको हम ये प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हमें को सिक्योरिटी के लिए अमाउंट चाहिए, तो एफडीआर वो ले सकता है एसबीआई का, ठीक है। तो ये बात हो गई मूवेबल हो इमूवेबल हो दोनों की, सेक्शन नंबर 27 के अंदर ऑथराइज ऑफिसर अपना काम चालू कर देगा। अब जो प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट हो चुकी है उसको मैनेज कैसे करना है यहाँ पर, तो आइए देखते हैं। मैनेजमेंट के लिए सेक्शन नंबर 28 है और उसमें रूल नंबर 7 और रूल नंबर 8 है, ठीक है, तो उसकी हम बात करेंगे। उसके बाद में रूल नंबर 9 भी है और जो भी पोजीशन है प्रॉपर्टी का वो कैसे रखना है, लेट्स सी। अब देखिए सेक्शन नंबर 28 में मैनेजमेंट की बात चल रही है, मींस क्या हुआ, देखिए स्टार्टिंग से नीचे से आइए, इनिशिएटिंग ऑफिसर ने बोला अटैच करेंगे, एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी के पास में यहाँ पर पूरा नोटिस पहुंचा, 24-25 में काम हुआ, 26 में एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी ने अपना यहाँ पर ऑर्डर पास किया। एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी जो 26 में दिया वो 27 में आया। 27 में क्या आया, 27 में अब यहाँ पर ऑथराइज्ड ऑफिसर जो लोकल एरिया का ऑथराइज्ड ऑफिसर है उसके पास में चीज आ गई कि आप इस प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट करिए, उसने वहां पर अपना काम किया। अब देखिए कॉन्फिस्केशन हो गया, सब कुछ हो गया, अब इस प्रॉपर्टी को डिस्पोज करना पड़ेगा ना, इस प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट करके रखे रहेंगे क्या, नहीं, उसका कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि वो कॉन्फिस्केट ही इसलिए करा था कि उसको बेचकर पैसा कमा के जो भी ड्यूज वगैरह है वो कैंसिल करे, फटाफट काम खत्म हो। तो यहाँ पर अब काम किसका, एडमिनिस्ट्रेटर का। दोस्तों एडमिनिस्ट्रेटर आपकी यहाँ पर परीक्षा की घड़ी है, कौन होता है, इनकम टैक्स ऑफिसर। शुरुआत में बताया, कितनी बार बताऊं मैं आपको, एडमिनिस्ट्रेटर ITO इनकम टैक्स ऑफिसर, ठीक है। इनकम टैक्स ऑफिसर यहाँ पर क्या करेगा, सेक्शन नंबर 27 का जैसे ही उसको मिला वो यहाँ पर सारे मेजर्स लेगा उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज करने के लिए। रूल नंबर 7 क्या बोलता है, उसको प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा, भैया प्रॉपर्टी कैसी है, क्या है, उसको कैसे मेंटेन करना पड़ेगा। रूल नंबर 8 बोलता है अगर उस प्रॉपर्टी को इम्प्रैक्टिकल है कि आप उसको उसकी जगह से हटा पाओ, निकाल पाओ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हाउस है ऑब्वियसली राइट, बहुत बड़ा बंगलो है, बहुत बड़ा कोठी है जिसको बना के रखा है, इम्प्रैक्टिकल है उसको वहां से निकालना, तो फिर यहाँ पर ITO को क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर मेंटेनेंस के लिए, कस्टडी के लिए अरेंजमेंट्स भी करने पड़ेंगे कि वो प्रॉपर्टी मेंटेन रहे, उसका वैल्यूएशन कम ना हो जाए, ठीक है। अगर उस प्रॉपर्टी में कैश है, उस प्रॉपर्टी मतलब जो प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट की गई है वो कैश है, वो ज्वेलरी है, कोई भी दूसरी चीजें हैं, तो उस एडमिनिस्ट्रेटर को वो प्रॉपर्टी जाकर डिपॉजिट करनी पड़ेगी सेफ कस्टडी के अंदर RBI के पास जाकर, और उसके अगेंस्ट में उसको एक रजिस्टर मेंटेन करने पड़ेंगे और ट्रेजरी से एक रिसीट लेनी पड़ेगी कि यस मैंने ये सब चीजें सबमिट करी थी और ये मेरे पास में आ गई है। इन सब का रिकॉर्ड भी आपको मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने क्या बोला है, अगर रूल नंबर 9 बोलता है where the central government direct the property be disposed of, then the administrator shall arrange to dispose of the property in the manner provided in second schedule of income tax act। वो बात अलग है, मतलब डिस्पोज करने का पूरा पूरा उसके पास में हक है। आइए देखते हैं लास्ट सेक्शन 29 पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी। अब देखिए 29 क्या बोल रहा है, पोजीशन। अब जो प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट करना है उसका पोजीशन अगर किसी दूसरे पर्सन के पास में है तो यहाँ पर जो भी पर्सन है यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो पोजीशन लेगा हाथों हाथ। जैसे उसके पास में नोटिस आया, बोला गया इस प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट करो, तो वो यहाँ पर कॉन्फिस्केट करना है उसको विदिन 7 डेज, 7 दिन के अंदर अंदर उसको उस प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है।
क्या हुआ भैया और किसी के पास में है तो उसको ऑर्डर दो, उसको बोलो कि ये प्रॉपर्टी आए और हमारे पास में सरेंडर करे, डिलीवर करे, पोजीशन हमारे पास में। अगर वो नहीं सुनता है, नॉन कंप्लायंस करता है, तो फोर्सिबली उससे लिया जा सकता है और कोई भी पुलिस ऑफिसर की हेल्प वो ले सकता है, उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, सो इस तरीके से हुआ क्या है, हमने यहाँ पर अगर हम शुरुआत से ऊपर आ जाए, जहाँ से हमने ये ऑफिसर्स की, एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी की हमने बात करना चालू करी है, तो हम यहाँ पर बात करेंगे कि 7 to 23 हमने यहाँ पर बात करी पहले, बराबर है। 7 to 23 में देखा हमने कि अथॉरिटी में कौन आएगा कौन नहीं आएगा और क्या क्या चीजें होंगी। फिर हमने अटैचमेंट देखा, अटैचमेंट की बात हो गई किसमें, 24 और 25 के अंदर। 26 के अंदर एडजुडिकेशन की बात हो गई और 27, 28 और 29 में हमने कॉन्फिस्केशन की बात कर ली है। इसके बाद में अब अगले सेक्शंस आएंगे कि एपेलेट ट्रिब्यूनल यहाँ पर कैसे काम करता है। एपेलेट ट्रिब्यूनल के 30 to 49 तक सेक्शंस है, वो जो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं। और यहाँ पर स्पेशल कोर्ट यहाँ पर रखे जाते हैं 3 सेक्शन के अंदर। ऑफेंसेस क्या हो सकते हैं, मिसलेनियस सेक्शंस क्या हो सकते हैं, तो आने वाले 2 वीडियो के अंदर हम इन सभी पॉइंट्स को कवर करेंगे। और उसी के साथ में आपका ये जो पूरा एक्ट है, बेनामी एक्ट, वो टोटल 4 से 5 वीडियोस के अंदर पूरा कवर हो जाएगा। जिस तरीके से सारे एक्ट को हम 4-4, 5-5 मैक्सिमम वीडियोस में कवर करते आए हैं, उसी तरीके से हम करेंगे। मॉड्यूल के साथ में हम यहाँ पर डिस्कशन करते आए हैं, सिंपली हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं। और चूंकि आपका इकोनॉमिक लॉ ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें नंबर ऑफ एक्ट्स बहुत ज्यादा है, पर आपको कवरेज भी कर रहा है, पूरा पढ़ना भी है, जिससे आप कोई एक्ट छोड़ के ना जा सके। तो आपके लिए बेस्ट फॉर्मेट है कि आप इन सिंप्लीफाइड वीडियोस को देखें, अपने नोट्स बनाएं और उन्हीं नोट्स से आप रिवीजन करें, क्योंकि डेटा बहुत सारा है पर उसको सिंप्लीफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है दोस्तों, सो इस वीडियो के अंदर हमने सेक्शन नंबर 7 से शुरुआत करी थी और सेक्शन नंबर 29 तक आकर हमने यहाँ पर हमारी जर्नी कंप्लीट कर दी है। हमने अथॉरिटी, हमने अटैचमेंट, एडजुडिकेशन और साथ में कॉन्फिस्केशन के बारे में हमने बात कर लिया है। सो इस वीडियो को यहाँ पर ही रोकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।